देने वाला सीतापुर गांव का एक 60 साल का सामू जो जिस किसी भी बांझ औरतों से शादी करता उसे बच्चों की प्राप्ति हो जाती। आखिर सामू ऐसा क्या खाता है, यह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे बाबा जो अपनी सारी उम्र अपना सीना चौड़ा कर कर लोगों के सामने चलते रहे, आज मेरी वजह से उनका सिर झुका हुआ था और अपने हाथ जोड़कर एक 60 साल के आदमी से मिन्नतें कर रहे थे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। वह 60 साल का आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे बाबा का दोस्त सामू था, जो किसी भी बांझ औरत से शादी करता तो उसके बच्चे हो जाते थे। पूरे गांव में उसके चर्चे थे और यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, सब कुछ सच था। कैसे बाज औरतें सामू से शादी करके बच्चे पैदा करवाती थी। पहले जब उन औरतों को बाज होने के ताने मिलते थे, सामू से शादी करने के बाद वह बच्चे की मां बनकर समाज में इज्जत पाती थी। मैं और बाबा सामू के घर पर ही बैठे थे और मेरी शादी के लिए बाबा सामू को मना रहे थे। मुझे सुबह शाम बाज होने के ताने मिलते थे। मेरे बाबा से यह बात सही नहीं जा रही थी। लोगों के ताने से तंग आकर मेरे बाबा ने फैसला किया कि वह मेरी शादी सामू से करवा देंगे। इसलिए वह उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहे थे कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। बाबा कह रहे थे कि तुमने तो कई औरतों से शादी करके उसके माथे से बाचपन का दाग हटाया है। मेरी बेटी से भी शादी करके यह दाग उसके ऊपर से हटा दो। मैं तो वहाँ खामोश बैठी थी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने बाबा के दोस्त को हमेशा अपने बाबा की तरह ही समझा था और मैं उनको चाचा कहा करती थी। अब भला मैं उनसे शादी कैसे कर सकती थी। मगर बाबा ने मेरे आगे अपने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि तुम श्यामू से शादी कर लो और मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। बाबा ने श्यामू से यही कहा कि मेरी बेटी को कोई ऐतराज नहीं है तुमसे शादी करने में। श्यामू चाचा ने चौंक कर मुझे देखा और बाबा को बाहर जाने के लिए कहा। फिर चाचा मुझसे कहने लगे कि तुम्हें याद है ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, तुम मुझे चाचा कहती हो। उनकी बात सुनकर मैं अपने अतीत में चली गई। पिछले 2-3 साल मेरे आंखों के सामने आने लगे। हमारे गांव में एक श्यामू नाम का आदमी था, जिसे सब लोग श्यामू चाचा कहते थे। छोटा हो या बड़ा, सभी लोग उन्हें श्यामू चाचा कहकर पुकारते थे। वह मेरे बाबा के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती थी, हम सब गांव के बच्चे मिलकर उनके घर टीवी देखने जाते थे, क्योंकि हमारे पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के घर में टीवी था। हैरत की बात यह थी कि वह अपने घर में अकेले रहते थे। उनके घर में कोई भी औरत नहीं थी। हम बच्चे उनसे पूछते थे कि श्यामू चाचा, आप शादी क्यों नहीं कर लेते। उस समय हमें शादियों में जाने की बहुत शौक था। वो भी हंसते कहते कि बच्चों, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। उनकी यह बात सुनकर हम सब बच्चे हंसने लगते थे, क्योंकि वो हमारे माता पिता के उम्र के ही थे। जब मैं छोटी थी, गांव के बच्चों के साथ पूरे गांव में घूमती रहती थी। जब मैं 10वीं कक्षा पास कर ली तो मेरी माँ ने मुझे घर पर ही बिठा लिया। पूरे गांव में सिर्फ श्यामू चाचा ही सबसे अमीर थे। उनकी ना कोई पत्नी थी और ना ही कोई बच्चा था। वो शहर में कुछ काम करते थे और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा कर लाते थे। उनके पास बहुत सारा रुपया पैसा था। गांव के सभी लोग पैसे की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें शादी का मशवरा भी देते रहते थे। मेरे बाबा की भी श्यामू चाचा से अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरे बाबा जब भी श्यामू चाचा से मिलने जाते तो उनसे कहा करते थे कि श्यामू, तू शादी क्यों नहीं कर लेता। तेरे पास इतना रुपया पैसा है, किसके लिए छोड़कर जाएगा। तेरे जाने के बाद इस दौलत का कोई तो वारिस होना चाहिए ना। श्यामू चाचा के भी दिमाग में बाबा की बात आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर सब लोगों को बहुत खुशी हुई। सबने उनके लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। लेकिन जब श्यामू चाचा ने अपनी पसंद बताई तो सब लोग हैरान रह गए। चाचा ने कहा कि वह बीना मौसी से शादी करना चाहते हैं। चाचा की इस बात से तो सबको झटका लगा था। जो भी यह बात सुनता उसे यकीन ही नहीं आता था। सब सोच रहे थे कि चाचा आखिर बीना से शादी क्यों करना चाहता है। बीना मौसी हमारे गांव की औरत थी, जिसे उनके खानदान वालों ने भी छोड़ दिया था। बीना मौसी की शादी हमारे गांव में ही हुई थी, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी वो मां नहीं बन सकी तो उनके पति ने उन्हें बांझ कहकर तलाक दे दी। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मगर इस बार भी बच्चे की वजह से
बच्चा का अब तो पूरे गांव को पता चल गया था कि बीना मौसी एक बांझ औरत है और उनके बच्चे नहीं हो सकते। इस वजह से उसने किसी से भी शादी नहीं की थी। उनके परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया था और लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। वो औरत जिसको उसके खुद के परिवार ने ही छोड़ दिया हो और उसका रिश्ता आ जाए, वो भी इतने अमीर आदमी का, तो हैरत तो होगी ही ना। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तो कहने लगी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जो सामू उसके लिए रिश्ता भेजा है, जरूर उसने ही श्यामू को अपने पीछे लगा रखा होगा। बाबा ने माँ को डांटते हुए कहा कि बिना वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। वह तो बेचारी बहुत शरीफ औरत है, उसे तो पता भी नहीं था कि श्यामू ने उसके लिए रिश्ता भिजवाया है। जिस समय यह सारी बातें हो रही थी, मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि चाचा की उम्र 60 साल थी। अगर वह अपने वारिस के लिए शादी कर रहे थे तो वह किसी ऐसी औरत से शादी करते जो उन्हें बच्चे देती, ना कि एक बाज औरत से जो उनको वारिस भी नहीं दे सकती। सब गांव वालों ने चाचा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर तो किसी की बात का कोई असर ही नहीं हुआ। वो कहने लगे कि अगर बीना से शादी मुझसे हो जाएगी तो वह बाज नहीं रहेगी। अब सबको चाचा की बात माननी पड़ी। मैंने अभी अपनी 10वीं के एग्जाम दिए थे और मैं अपने घर में फ्री थी। बाबा ने कहा कि अपनी माँ के साथ मिलकर चाचा के शादी के इंतजाम देख लो। एक दिन मैं और माँ चाचा के घर उनकी शादी की तैयारी के लिए चले गए। मेरी माँ मुझे चाचा के घर काम पर लगाकर खुद को गांव की औरतों से बातें करने में मग्न हो गई। मैं चाचा के कमरे की सफाई कर रही थी कि मैं उनके कमरे में एक शीशी रखी हुई देखी। मैंने वो शीशी उठाई और उस पर लगे लेवल के नाम पढ़ने लगी, लेकिन उस पर इंग्लिश में नाम लिखा हुआ था। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मुझे उस पर लिखा हुआ नाम समझ में नहीं आया। मैं उस शीशी को उलट पलट कर देख रही थी। इतने में चाचा कमरे में आ गए। मेरे हाथ में वह शीशी देखकर घबरा गए। चाचा से पूछा कि यह कैसी दवाई है, यह दवाई किसकी है। उन्होंने मेरे हाथ से वह शीशी लेकर दोबारा उसी जगह पर रख दी और मुझसे कहने लगे कि यह हर मरीज का दवाई है, इसको खाने से शरीर में ताकत आती है। तेरे बीना मौसी को मैं यही दवाई खिलाऊंगा। मैं हैरत से उस शीशी को देखने लगी। चाचा ने मुझे मना कर दिया और कहने लगे कि आज के बाद मैं उसे हाथ ना लगाऊं। खैर चाचा की शादी हो गई। बीना मौसी उनकी दुल्हन बनकर उनके कमरे में आ गई। सब चाचा की मजाक बनाते थे कि उन्होंने एक बांझ औरत से शादी की है, अब यह सारी उम्र बच्चे के लिए तरसते रहेंगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद बीना मौसी प्रेग्नेंट हो गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गांव की दाई ने बताया कि यह खबर सच है। मैं साइंस की सब्जेक्ट पढ़ रही थी। जब मैं यह खबर सुनी तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैं अपने टीचर से पूछा, मैडम अगर एक बांझ औरत शादी कर ले तो क्या वह माँ बन सकती है। टीचर जी कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। यह बात तुम्हें किसने बताया। मैंने जब उन्हें श्यामू चाचा और बीना मौसी की कहानी बताई तो वह तंग रह गई और कहने लगी कि हो सकता है भगवान ने कोई करिश्मा दिखाई हो। भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, जिसे चाहे बच्चे दे सकता है। टीचर जी यह बात सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि उनके भी कोई बच्चे नहीं थे। उनके पति ने भी उन्हें बात कहकर छोड़ दिया था। अगर मुझे पहले पता होता कि श्यामू चाचू एक बाज औरत से शादी करेंगे तो मैं उनकी शादी अपने टीचर से ही करवा देती। एक दिन मैं चाचा के घर गई तो वह घर पर नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी ही घर पर थी। जब मैं किसी काम से चाचा के कमरे में गई तो मैंने देखा उस दिन की जो शीशी मेरे हाथ में आई थी आज वह नहीं थी। मैंने मासी से कहा, तुमने सारी गोलियां खा ली। वो हैरानी से कहने लगी, तुम क्या कह रही हो। मैं समझी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ गोलियां वाली शीशी थी। मासी से कुछ देर सोचने के बाद बोली, वह दवाई वाली शीशी वह तो यहाँ नहीं है, लेकिन वह सामू के जेब में ही होती है। रोज उसमें से एक गोली खाते हैं। मासी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मासी वो गोलियां खाकर ही प्रेग्नेंट हुई हैं। बिना कुछ खाए मासी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। यह तो सच में भगवान का करिश्मा था। मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। चाचा अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने उन्हें चेकअप के लिए शहर ले जाते थे। चाचा अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए भी शहर के बड़े अस्पताल में लेकर गए थे।
चाचा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन खबर आई कि उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। वह दोनों अपने बेटों को लेकर गांव आ गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। लेकिन 2 महीने बाद ही बीना मौसी की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई और अचानक ही उनकी देहांत हो गया। यह खबर सुनकर तो सबके सर पर आसमान टूट पड़ा था। बीना मौसी की मौत कुछ ही दिन गुजरे थे कि गांव वाले चाचा से दूसरी शादी के लिए कहने लगे। सब लोग चाचा से कहने लगे कि पहले तो तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है जिसकी परवरिश के लिए तुम्हें माँ की जरूरत है। तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन चाचा ने कहा, लेकिन मैं अब शादी करूंगा तो किसी बाज औरत से ही करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वह मुझसे शादी करके उसकी गोद हरी भरी हो जाएगी। जब मैंने चाचा की यह बात सुनी तो मेरे दिमाग में अपने टीचर की ख्याल आ गया। चाचा मेरे टीचर से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं टीचर के घर वालों शादी के लिए तैयार होंगे भी या नहीं। लेकिन जब मेरी माँ ने उनके घर वालों से बात की तो वह फौरन ही शादी के लिए मान गए। कुछ ही दिन में मेरी टीचर की और चाचा की शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश थे कि दोबारा से चाचा को पत्नी मिल गई और उनके बच्चे को माँ मिल गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फिर से चाचा से शादी करने के बाद एक बाज औरत बच्चा पैदा कर लेगी। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। मेरी टीचर ने एक बहुत ही अच्छे लड़के को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा ना चाचा पर गया था और ना ही मेरी टीचर पर। अब तो सारे गांव में इसी बात का चर्चा होने लगा था। लोग कहते हैं कि जरूर चाचा के पास कोई राज है या वो कुछ ऐसी चीज खाते हैं जिससे बाज औरतें भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। गांव वाले ने चाचा से यह राज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी को भी कुछ नहीं बताते थे। मेरे बाबा तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने बाबा को भी कुछ नहीं बताया था। मैं खुद यह सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती थी। मैंने अपने टीचर से भी बहुत बार इस बारे में पूछा तो, लेकिन वह कहती हैं कि भगवान का कृपा है जो उसने मुझे औलाद दी। कुछ दिनों बाद मेरे टीचर ने श्यामू चाचा से तलाक ले ली और उन्होंने एक दूसरी बाज औरत से शादी करा दी। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर गांव से चली गई। यह सब देखकर गांव वाले बहुत हैरान हो रहे थे। पहले तो बाज औरतों को बच्चा पैदा करना और फिर मेरी टीचर का उनसे तलाक लेकर चले जाना, और चाचा ने उनको तलाक दे दी। उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। आखिर माजरा क्या था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरी बीवी से भी चाचा को 1 ही साल के अंदर अंदर बच्चा हो गया। फिर कुछ समय बाद चाचा यहाँ एक और औलाद हुई। 65 साल की उम्र तक चाचा की 5 औलादें हो चुकी थी। अब तो आसपास के गांव में यह बात उड़ चुकी थी कि जो भी बाज औरतें हो वह चाचा से आकर शादी कर लो तो उसकी औलाद पैदा हो जाएगी। अब तो चाचा के दौलत के कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। चाचा ने काम करना भी छोड़ दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे उनके दौलत में कमी होने के बजाय वो तो उल्टा बढ़ती ही जा रही थी। शायद भगवान की उन पर कुछ ज्यादा ही कृपा बनी हुई थी। अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी, मेरी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हमारे खानदान में लड़कियों को सिर्फ इतना ही पढ़ाने की इजाज़त थी, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने बाबा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। लेकिन मैं बाबा से कहा कि मैं शहर में शादी करना चाहती हूँ, मुझे इस छोटे से गांव में शादी नहीं करनी। मैंने सुना था कि शहर के लोग बहुत खुले जहाँ के होते हैं, वह अपनी औरतों पर पाबंदी नहीं लगाते। मेरा बहुत मन था कि मैं घूमूं फिरूं और मेरा एक और शौक था कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूं। मेरा ये शौक शहर में जाकर ही पूरा हो सकता था। यहाँ गांव में रहकर तो मैं कभी भी घूम नहीं सकती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे शहर जाने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे बाबा का शहर में कोई नहीं था। हमारे सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले सब लोग गांव के ही थे। इसलिए बाबा ने श्यामू चाचा से कहा कि वह कोई मेरे लिए शहर में रिश्ता देखे, वह शहर में शादी करना चाहती है। चाचा ने भी कहा ठीक है। बदकिस्मती से उन्हीं दिनों चाचा की पत्नी का फिर से देहांत हो गया और चाचा फिर से अकेले हो गए। उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक आया रख ली और अपने बच्चे अकेले नहीं संभाल सकते थे।
क्योंकि उनकी भी अब उम्र हो गई थी। इसी दौरान चाचा के पास कई बाज औरतों के रिश्ते आए, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि चाचा से शादी करने के बाद कोई भी औरत बाज नहीं रहती। लेकिन फिलहाल चाचा ने शादी को मना कर दिया। उनकी तबीयत भी अब कुछ ठीक नहीं रहती थी। इसी वजह से वह बहुत दिनों से शहर भी नहीं जा सके थे। वह अपने ही गम में थे। इसलिए बाबा ने उनसे दोबारा मेरे रिश्ते को भी नहीं कहा। लेकिन बाबा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी और सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इससे पहले बाबा मेरी शादी गांव में ही किसी के साथ करते, मैं खुद चाचा से अपने रिश्ते की बात कर आती हूँ। मैं चाचा से बचपन से ही बहुत हंसी मजाक करती थी, इसलिए मैं उनसे इस बारे में आराम से बात कर सकती थी। मैं अपने बाबा और अपनी माँ को बताए बिना चाचा के घर की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा तो मुझे अंदर से जाने पहचानी सी आवाज आई। मैं कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा सब ठीक ही निकला था। अंदर मेरी टीचर थी, जो अपने बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। वो चाचा से कह रही थी कि आप किसी बाज औरत से शादी कर लें, उनको भी समाज में इज्जत मिल जाएगी और उनकी बच्चों को परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। चाचा कहने लगे कि अब मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं रहा। तुम लोगों ने तो यह राज अपने सीने में छुपा कर रखा है कि कैसे मुझसे शादी करके तुम बाज औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हो। अगर किसी ने यह राज खोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी की भी बदनामी हो। जो राज सालों से छुपा हुआ है वो छुपा ही रहे तो बेहतर है। अब मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैं बहुत गौर से उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि वह कोई राज की बात कर रहे हैं। शायद वह राज यही था कि चाचा की पत्नी बाज होने के बाद भी कैसे बच्चा पैदा कर देती हैं। मगर उन्होंने पूरा राज खोलकर नहीं बताया, बंद लफ्जों में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैं वहीं खड़ी थी कि टीचर जी बाहर आ गई और मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं टीचर जी से उनके बेटों को अपने गोद में ले ली और उनसे प्यार करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आई थी कि आप चाचा को छोड़कर क्यों चली गई, और अगर छोड़कर चली गई थी तो अब आप उनसे छुपकर मिलने क्यों आती हैं। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि मैं कोई छुपकर मिलने नहीं आती हूँ, सिर्फ आज ही आई हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए मैं मिलने के लिए आ गई। मैंने भी टीचर जी से आंख फेरते हुए कहा कि एक बार जो छोड़कर चला जाए वो पलट कर वापस नहीं आता। अगर आप उन्हें छोड़कर नहीं गई होती तो आज वह इस हालात में अकेले नहीं होते। लेकिन आपको तो पता नहीं किस बात की जल्दी थी कि आपने उनसे तलाक ले ली और उनकी दूसरी शादी करवा दी, यहाँ से चली गई। आप तो हमें मोहब्बत और वफा के बारे में पढ़ाती थी, लेकिन आप तो खुद ही किसी का साथ ना दे सकी और उसे छोड़कर चली गई। हमारी बातें की आवाज़ सुनकर चाचा बाहर निकल आए और वह मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे कि तुम क्यों ऐसी बदतमीजी कर रही हो, यह तुमसे बड़ी हैं। मैंने चाचा से कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने इशारे से मुझे चुप रहने के लिए कहा और टीचर जी से कहने लगे कि तुम यहाँ से जाओ, इसकी खबर मैं लेता हूँ। टीचर जी खामोश होकर वहाँ से चली गई। मुझे तो उन दोनों पर हैरानी हो रही थी कि तलाक होने के बाद भी वो आपस में इतने अच्छे से बात कर रहे थे। अक्सर देखा जाता है कि तलाक के बाद तो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तो मामला ही उल्टा नजर आ रहा था। हैरत तो मुझे चाचा पर हो रही थी कि उन्होंने टीचर जी से शादी की और उनको औलाद दी, अपना नाम और पैसा सब कुछ दिया, समाज में उन्हें सर उठाने के काबिल बना दिया। लेकिन फिर भी वह चाचा को तलाक देकर चली गई और चाचा ने भी उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अभी वह उनसे इतने प्यार से बात कर रहे थे। टीचर जी के जाने के बाद चाचा मुझे कहने लगे कि यह कौन सा तरीका होता है बड़ों से बात करने का, और बड़ी हैं तुमसे, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। यह सब सुनकर मैं चाचा से कोई बात किए बिना अपने घर वापस आ गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे बाबा दोस्त घर पर बैठे हुए थे और मुझसे जिस बात का डर था वही हुआ।
और मेरा रिश्ता लेकर आए थे और बाबा ने मेरा रिश्ता भी उनके बेटे से पक्का कर दिया था। मैंने बाबा से बहुत मना किया कि मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो लोग अनपढ़ और जाहिल हैं। मैं इन लोगों में खुश नहीं रह सकती। लेकिन बाबा ने मेरी एक बात नहीं सुनी और जबरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मुझे शुरू से ही उनके घर का माहौल पसंद नहीं था। वो लोग बहुत अमीर थे, लेकिन तमीज नाम की उनके घर में कोई चीज नहीं थी। मेरे पास कोई इस चारा नहीं था। मजबूरन मैं अपने बाबा की इज्जत की खातिर मुझे शादी करनी पड़ी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। पिछले 2 साल मैंने जैसे भी गुजारे थे बस मैं ही जानती थी। मैं अपने ससुराल में बहुत मुश्किल से रह रही थी। मैं भगवान से दुआ करती थी कि इन लोगों से मेरी जान छूट जाए, लेकिन मेरी जान ऐसी छूटी मैंने ये सोचा भी नहीं था। मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी नंद मुझे सीढ़ी से धक्का दे दिया। मैं पेट के बल पूरी सीढ़ियाँ से गिरती हुई नीचे आ गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मैं अपने बच्चों को खो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे माता पिता के घर पर छोड़ दिया और कहने लगे कि जब यह हमें बच्चा नहीं दे सकती तो हम इसे अपने पास रखकर क्या करेंगे। बल्कि उन लोगों ने तो सारे गांव में यह उड़ा दी थी कि मैं अब बाज हो चुकी हूँ। इसी वजह से मेरे रिश्ते आने भी बंद हो चुके थे। बाबा जब भी घर से बाहर जाते तो लोग उनसे मजाक में कहते हैं, अपनी बेटी की शादी श्यामू चाचा से करा दो, यह भी बच्चे पैदा कर देगी। बाबा लोगों के ताने से तंग आकर इसलिए आज मैं अपने बाबा के साथ श्यामू चाचा के घर में बैठी थी। बाबा मुझे उनसे बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चले गए थे। चाचा मुझसे कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम हमेशा इस बात के पीछे पड़ी रही हो कि तुम्हें मेरा राज पता चल जाए कि कैसे बाज औरतें हमेशा शादी करने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तुम क्या पूरा गांव ही मुझे इस बारे में सवाल करता रहता है, लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना ये राज बता रहा हूँ। जब मैं 25 साल का था तब मैं बीमार हुआ और डॉक्टर के पास अस्पताल गया तो उसने मेरा पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद बताया और मुझे बचपन से ही बीमारी थी, लेकिन किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया और बढ़ते बढ़ते मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं अब कभी बाप नहीं बन सकता। अब मैं बाप बनने के हक महरूफ हो गया। वो पूरे खानदान में यह बात फैल गई थी। मेरे खानदान के ही लोग मुझे अजीब नजरों से देखते थे और मुझे ताने देते थे। हर कोई मुझ पर तरस खाता था। मेरी मंगनी टूट गई थी। मेरे छोटे भाई बहनों की भी शादी हो गई थी और सब अपनी अपनी जिंदगी में मग्न हो गए थे। मेरे माता पिता के देहांत के बाद मेरे परिवार में किसी को भी मेरी जरूरत नहीं थी। इसलिए मैं अपना घर छोड़कर इस गांव में चला आया। अब मैं किसी से शादी तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैं काम करना शुरू कर दिया। मैंने दिन रात मेहनत करके अपने पैसे कमाए कि लोग मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे। यह मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई और मेरी ज़िंदगी अच्छे गुजरने लगी। मेरे दोस्त भी मुझसे शादी के लिए कहते थे, मगर मैं जानता था कि कोई भी औरत मेरा राज जानने के बाद मुझसे शादी नहीं करेगी। हर औरत को ख्वाहिश होती है कि वह माँ बने। जब मैं एक औरत को माँ नहीं बना सकता तो मैं उससे शादी भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी भर अकेला ही रहूँगा। मैं अपने दोस्तों को यह बात कैसे बताता, इसलिए मैंने उनसे कोई ना कोई बहाना कर दिया करता था। मुझे बीना को देखकर बहुत दुख होता। वह बेचारी भी मेरे ही तरह बचपन के ताने सुनती थी। मुझे उसका दुख बिल्कुल अपने जैसे लगता था। उस बेचारी को भी उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया था, जैसे मुझे मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया था। जब मुझे सब लोगों ने कहा कि मैं इतनी दौलत किसके लिए छोड़कर जाऊंगा, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी दौलत किसी के काम में लगा देनी चाहिए। मैंने सोचा कि मैं एक अनाथ आश्रम से बच्चे को लेकर उसके बेहतरीन परवरिश करूंगा, लेकिन मैं अकेले बच्चा नहीं पाल सकता था। उसके लिए मुझे एक माँ की ज़रूरत थी। फिर मेरे जहाँ में ख्याल आया, मैंने बीना के लिए रिश्ता भिजवा दिया।
लेकिन उसे सारी बात सब कुछ सच सच पहले ही बता दिया था कि वह भी माँ नहीं बन सकती और मैं बाप बनने के काबिल नहीं हूँ, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं और बच्चे को गोद ले लेंगे। बीना भी इस काम के लिए हाँ कर दी और हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने सोचा कि अब अगर हम बच्चा गोद लेते हैं तो लोग तो हमें फिर भी ताना देंगे और बच्चे को गोद लेना पड़ा। गांव वाले और यह समाज हमें वह इज्जत नहीं देगा और ना ही वह इस बच्चे को हमारा सगा बच्चा बनाकर रिश्ता देंगे। इसलिए मैं गांव की दाई को उनके मुंह मांगे पैसे दिए और उनसे कहा कि पूरे गांव में ऐलान कर दे कि बीना माँ बनने वाली है। उसने ऐसा ही किया। 9 महीने बाद हम डिलीवरी के बहाने से शहर चले गए और वहाँ अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेकर आ गए। बीना को भी बचपन के ताने से छुटकारा मिल गया था। वह मेरी बहुत ज़्यादा एहसानमंद थी, लेकिन उस बेचारी के जीवन के दिन ही कम बचे थे। उसे कैंसर हो गया और इस दुनिया से चली गई और फिर तुम्हारी टीचर से मुझे शादी करनी पड़ी। बहुत अच्छी औरत थी, उसको भी समाज में इज्जत दिलवाने के लिए हमने यही वाला ड्रामा करना पड़ा। इस बार भी हमने एक बच्चे को गोद लिया था। मेरी ख्वाहिश थी मैं बच्चों को परवरिश बहुत अच्छे से करूं कि एक दिन तुम्हारी टीचर का पहला पति हमारे घर पर आ गया और वो मुझसे कहने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं क्योंकि वह तुम्हारी टीचर से बहुत मोहब्बत करता है और उसके साथ रहना चाहता है। उसे अपने गलती का एहसास था, लेकिन तुम्हारी टीचर ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो भी अपने पति से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकती। मेरी वजह से उसे समाज में इज्जत मिली है। अब वह मुझे किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन मैंने उसकी खुशी की खातिर उसे छोड़ दिया। वह मुझे तलाक नहीं देना चाह रही थी, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मैं दो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकता था। इसलिए मेरी जोर देने पर उसने मुझे तलाक दे दी। तलाक होने के बाद उसने मेरी शादी अपने एक अच्छी सहेली से करवा दी ताकि मैं अकेले ना रहूं और मेरे बच्चों की भी परवरिश अच्छे से हो सके। उसे भी मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। उसे रहने के लिए एक छत चाहिए थी। बैठे बैठाए उसे पति और औलाद और इज्जत मिली तो वो भी मेरे शुक्रगुजार हो गई। तुम्हारी टीचर अपने बेटे को साथ लेकर चली गई क्योंकि वो उसकी परवरिश खुद करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे वह बच्चा लेकर जाने दिया और खुशी खुशी उन्हें रुश्वत कर दिया। मेरी तीसरी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने 2 बच्चे अटापट किए थे, लेकिन उसकी जिंदगी भी बहुत थोड़ी सी थी। कुछ दिनों बाद उसका भी देहांत हो गया। यह है मेरा सारा राज जिसको कोई नहीं जानता था और मेरे बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। मैं सिर्फ बाज औरतों को समाज में इज्जत और उन अनाथ बच्चों को परवरिश अच्छे से करना चाहता था। उनको छत देना चाहता था, माँ बाप का प्यार देना चाहता था। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारे पिता को यह कुछ नहीं करना चाहिए था। तुम तो जानती हो मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही समझा है। मैं तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता। चाचा ने बताया कि उनको भी कैंसर हो चुका है और उनके पास भी बहुत कम ही दिन बचे हैं। अब उन्हें इन बच्चों की फिक्र लगी रहती है कि उनके जाने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। मैं चाचा से कहा आप फिक्र ना करें, आज से इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इनको इनकी माँ बनकर पालूंगी और आपका ये राज मेरे ही सीने में दफन रहेगा। बाबा से भी मैंने साफ साफ कह दिया था कि औलाद का क्या है, मैं इन बच्चों को ही पालकर अपनी जिंदगी काट लूंगा। कुछ दिनों बाद चाचा का देहांत हो गया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद इन बच्चों और मेरे नाम कर दी थी। अब मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। किसी की शादी ना होने से या बच्चा ना होने से उसकी ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई मकसद मिल ही जाती है, जैसे मुझे मिल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले